हेलो दोस्तों। आज फिर से हम लोग पीके ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी छात्रों का स्वागत है जो बिहार बोर्ड 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आज इतिहास के प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के वन लाइनर और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसे देखना मत भूलें। एग्ज़ाम से पहले अवश्य रीड करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बूर्बो वंश की स्थापना हुई। चार्ल्स टेन एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की थी। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यह क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड किया है, इसलिए इसे अवश्य देख कर जाएंगे। 1862 में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। हीगेल एक दार्शनिक थे। हीगेल कौन थे? तो एक दार्शनिक थे। जॉलबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। बिस्मार्क जो एक कूटनीतिक थे, उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। 1829 एड्रियानोपुल की संधि तुर्की में हुई थी। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बूर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। अब हम लोग लघु उत्तरीय सवाल करेंगे। लघु उत्तरीय सवाल, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को प्रकट करता है तो इस भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसे आप अपने शब्दों में भी समाहित कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तो इसे आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। ऐसे आपके अकॉर्डिंग अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा सवाल है, मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। इसी प्रकार से आगे जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। प्रथम, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। यानी कि जर्मनी छोटे छोटे खंडों में डिवाइड था। और कितने खंड? 300 खंड में था। यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। जितने भी उसके छोटे छोटे राज्य थे, सभी राज्य की राजनीतिक दशा अलग, सामाजिक दशा अलग, धार्मिक दशा अलग। इस वजह से सामंजस्य की भावना दोनों में, सभी में नहीं हो पाता था। अतः जर्मनी जो है
खंड खंड में विभाजित था। इस वजह से उसकी एकीकरण में बाधाएं उत्पन्न आती थी। राष्ट्र की भावना का अभाव था, यानी जर्मन के वासी अपने राष्ट्र के प्रति क्या गौरव होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति क्या एकता होना चाहिए, एक राष्ट्र में क्या ताकत है, एक राष्ट्र के लोग कैसे गौरवान्वित होते हैं, ये सारी समस्याएं का अभाव था। ये सारी समस्याएं जर्मनी के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण बाधा थी। तो आप अवश्य समझ गए होंगे इनके बारे में। इसके चौथा सवाल है मेटरनिख मेटरनिख युग मेटरनिख मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इसी काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाए। यानी इन्हें अपने शब्दों में जानिए कि मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख कोई एक शासक था जिन्होंने 1815 से 1848 तक शासन किया। तो इस शासन व्यवस्था को यानी कहाँ के ऑस्ट्रिया में शासन किया, इसीलिए इस काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। आप इतिहास में पढ़े होंगे मेटरनिख कैसा व्यक्ति था, तो घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी परिवर्तन का वो घोर विरोधी था, वो परिवर्तन नहीं करना चाहता था। तो इस प्रकार से आपने इसे समझ गया होगा। चलिए आगे है, पांचवा सवाल है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहला, लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति का। लुई जो फिलिप शासक थे, उनकी उदारवादी और कमजोर नीति जो है क्रांति का कारण बना था। दूसरा है लुई फिलिप की असफल विदेश नीति का होना, यानी उनकी जो विदेश नीति थी वो असफल था। राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना, उनके शासनकाल में राज्य में भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण बना था। इसी प्रकार से आगे है, छठा सवाल है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। फिर से सवाल, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दमनकारी कानून लाया। आगे सवाल, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई। जिससे क्या हुई, जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। यह कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है। फर्स्ट में वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई। दूसरा, वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। इस प्रकार से 7 सवाल के बाद 8, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने आक्रमण की नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से सिसिली और नेपल्स पर अपना अधिकार कायम किया। इन्हें सरडिनिया में मिला लिया। गैरीवाल्डी पोप पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। तो आपने गैरीवाल्डी के कार्यों के बारे में भी जानने का प्रयास किया। फिर 9 क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, इसलिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। इस प्रकार से हमने भारत के राष्ट्रवाद के कुछ वन लाइनर और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने समाहित किया है, और इस
वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छी तरह से रीड करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर पाएँ, बेहतर प्रदर्शन करके आएँ। और सभी साथियों से, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक शेयर करें, अधिक लाइक